हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग इकोनॉमिक्स के कुछ पॉइंट्स पे बात करेंगे, कुछ टॉपिक्स पे बात करेंगे जो आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जैसे ये टॉपिक एपीसी, एमपीसी, एमपीएस और एमपीसी और एमपीएस के बीच में डिफरेंस पूछता है कभी-कभी कि कौन सा निगेटिव हो सकता है, कौन 1 हो सकता है, कौन 0 हो सकता है, कौन मोर देन 1 हो सकता है। तो एपीसी के बारे में हम लोग सबसे पहले देखेंगे कि एपीसी क्या निगेटिव हो सकता है क्या। एपीसी निगेटिव नहीं हो सकता, क्यों? क्योंकि ड्यू टू द ऑटोनोमस कंजप्शन, ड्यू टू सी बार मींस ऑटोनोमस कंजप्शन। ऑटोनोमस कंजप्शन होने की वजह से हमारा जो एपीसी है वो 0 नहीं हो सकता, निगेटिव नहीं हो सकता। और दूसरी चीज, क्या एपीसी 0 हो सकता है? तो ये भी बेटा 0 नहीं हो सकता, क्योंकि कुछ ना कुछ ऑटोनोमस कंजप्शन रहेगा। कंजप्शन होने की वजह से ये 0 नहीं हो सकता। और 1 हो सकता है क्या? बिल्कुल 1 हो सकता है। जितना आपका कंजप्शन हो उतना ही आपका इनकम हो जाए, तो एबीसी आपका क्या हो जाएगा? 1। मतलब ये कि आपका कंजप्शन 10 का है और आपका इनकम भी 10 रुपए का है, तो ये 1 हो सकता है। 0 नहीं हो सकता क्योंकि आपका ड्यू टू द ऑटोनोमस कंजप्शन। अच्छा, क्या मोर देन 1 हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। मोर देन 1 होने का मतलब ये हुआ बेटा कि आपका जो कंजप्शन है वो ज्यादा हो जाए आपकी इनकम से। क्या ऐसा संभव है? बिल्कुल संभव है, क्योंकि कंजप्शन अगर आपका 12 का है और आपका इनकम 10 का है तो ये मोर देन 1 होगा। कैसे? क्योंकि एपीसी इज इक्वल टू C upon y, it means 12 upon 10 is equal to 1.2। तो एपीसी हमारा जो है वो मोर देन 1 हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 0 नहीं हो सकता और निगेटिव में भी नहीं जा सकता। इस बात को आप लोग ध्यान दीजिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और क्यों ऐसा होता है मैंने आपको बताया कि निगेटिव क्यों होता है, ये दोनों नहीं हो सकते और लास्ट के दोनों हो सकते हैं। तो ये भी सही है। न्यूमोनिक्स के जरिए भी आप लोग समझ सकते हैं कि एपीसी जो है वो शुरुआत में दोनों नहीं हो सकता और लास्ट में दोनों हो सकते हैं। अच्छा, एपीएस की क्या कहानी है? एपीएस मींस एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव, S अपॉन y, सेविंग अपॉन इनकम। ये क्या निगेटिव हो सकता है? एपीएस बिल्कुल ये निगेटिव में जा सकता है। कैसे जाएगा बेटा? आप जितना कमा रहे हो उससे ज्यादा आप कंजप्शन कर रहे हो तो ये निगेटिव में चला जाएगा। मतलब ये कि आपका अगर आपका एपीसी मोर देन 1 होगा वैसे ही आपका सेविंग जो होगा, एपीएस होगा, वो निगेटिव में चला जाएगा। जितना आपका इनकम है अगर आप उससे ज्यादा कंजप्शन कर रहे हो तो आपका एपीएस जो है वो निगेटिव में चला जाएगा। दूसरी बात, क्या एपीएस जो है वो 0 हो सकता है क्या? एपीएस 0 हो सकता है। एपीएस का 0 होने का मतलब क्या हुआ कि जितना आप कमा रहे हो उतना खा जा रहे हो, जितना आपका इनकम है उतना आपका कंजप्शन है। तो ये भी हो सकता है। आपने 10 रुपया कमाया और कंजप्शन 10 रुपया आपका इनकम है और 10 रुपया आपका कंजप्शन है, तो सेविंग तो होगा ही नहीं। तो जब सेविंग नहीं होगा तो एस अगर 0 हो गया तो टोटल 0 ही आएगा। तो क्यों नहीं हो सकता बेटा? एपीएस 0 कैसे हो जाता है? जब आपका कंजप्शन आपके इनकम के बराबर हो जाएगा तो सेविंग आपका 0 हो जाएगा, सीधी सीधी।
एपीएस क्या 1 हो सकता है क्या? एपीएस 1 हो सकता है क्या? एपीएस का 1 होने का मतलब ये हुआ कि आप जितना कमा रहे हो उतना आप सेव कर रहे हो, जितना आपकी इनकम है उतना ही आपका सेविंग है। तो ऐसा नहीं होता बेटा। ऐसा क्यों नहीं होता? क्योंकि कुछ ना कुछ कंजप्शन रहेगा, सारा का सारा पैसा आप सेव नहीं करते हो, कुछ ना कुछ कंजप्शन होने की वजह से आपका एपीएस जो होगा वो 1 नहीं हो सकता। तो यहाँ पे तीसरी बात, क्या मोर देन 1 हो सकता है क्या एपीएस? तो ये मोर देन 1 का कोई चांस ही नहीं है। कोई अगर 10 रुपया कमा रहा है तो 20 रुपया सेविंग नहीं कर सकता। मोर देन 1 का कोई भी चांस, बच्चे बहुत गलत करके आते हैं कि क्या एपीएस जो है वो मोर देन 1 हो सकता है। एपीएस का मोर देन 1 होने का मतलब ये हुआ कि आप जितना कमा रहे हो उसका दुगना, उससे ज्यादा की सेविंग करते हो। ऐसा संभव नहीं होता, जनरली ऐसा संभव नहीं है। एमपीसी की बात किया जाए तो क्या एमपीसी निगेटिव में जा सकता है क्या? एमपीसी बताता क्या है? मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। तो ये बताता है कि आपके इनकम में चेंज होने से आपके कंजप्शन में कितना चेंज होगा, ये आपका एमपीसी बताता है। तो आप बताइए क्या ये निगेटिव में जा सकता है? इसका निगेटिव में जाने का मतलब ये होगा कि आपका इनकम बढ़ रहा है और आपका कंजप्शन घट रहा है। आप ध्यान दीजिएगा मैंने क्या बोला कि एमपीसी क्या निगेटिव में जा सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि आपका इनकम बढ़े और आपका कंजप्शन घटे। तो जनरली ऐसे नहीं देखने को मिलती है, जब इंसान की इनकम बढ़ती है तो कंजप्शन भी बढ़ता है, तो इसलिए ये निगेटिव में नहीं जाएगा। अच्छा, दूसरी चीज, क्या एमपीसी 0 हो सकता है क्या? यस, ऑफ कोर्स हो सकता है। एमपीसी का 0 होने का मतलब ये हुआ कि आपका इनकम जितने से बढ़ा है उतने से ही आपका सेविंग जो है, जितना आपका इनकम बढ़े उतना ही आप सेविंग कर डालो। कंजप्शन में कोई चेंजेस आप ना दिखाओ, तो आपका जो डेल्टा सी निकलेगा वो 0 हो जाएगा। तो ये आप अपने आप 0 हो जाएगा। तो एमपीसी 0 हो सकता है कब? जब आपका जितने से आपका इनकम बढ़ रहा है उतने से ही आप सेविंग को बढ़ा दीजिए। 10 रुपये से आपका इनकम बढ़ा, 10 रुपये आप सेविंग करने लगे, तो वो आपका 0 हो जाएगा एमपीसी। क्या एमपीसी 1 भी हो सकता है क्या? बिल्कुल हो सकता है। एमपीसी का 1 होने का मतलब ये हुआ कि जितने से आपका इनकम बढ़ रहा है उतने से ही आप कंजप्शन बढ़ा दीजिए। एमपीसी का 1 होने का मतलब ये हुआ कि जितने से आपका इनकम बढ़ रहा है उतने से ही आप कंजप्शन को बढ़ा देंगे, तो आपका एमपीसी 1 हो जाएगा। और चौथी बात, क्या एमपीसी जो है वो मोर देन 1 हो सकता है क्या? मोर देन 1, मोर देन 1, मोर देन 1 होने का मतलब ये हुआ कि जितने से आपका इनकम बढ़ रहा है उससे ज्यादा से आपका कंजप्शन बढ़ जाए। ऐसा भी होता है, आपका इनकम 10 रुपये से बढ़ रहा है और आप कंजप्शन 12 रुपये का करने लगे एक्स्ट्रा, तो वहां पे एमपीसी जो है वो मोर देन 1 हो सकता है। मैंने क्या कहा कि सेविंग जो है वो जितने से आपका इनकम बढ़े उससे ज्यादा आप सेविंग नहीं कर सकते, लेकिन जितने से आपकी इनकम बढ़े उससे ज्यादा आप ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। जितने से आपकी इनकम बढ़े उससे ज्यादा का कंजप्शन बढ़ाने का मतलब है कि आपका एमपीसी मोर देन 1। अब इस पे आइए एमपीएस। एमपीएस मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव, क्या ये निगेटिव में जा सकता है? सेविंग मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव जो होता है, क्या वो निगेटिव में जा सकता है? निगेटिव में जाने का मतलब ये हुआ कि आपका इनकम में जो बदलाव हुए हैं वो सेविंग, आपका इनकम बढ़ रहा हो और सेविंग आपका कम हो रहा हो, तो ऐसा नहीं, ऐसा भी नहीं। आपका इनकम जैसे जैसे बढ़ता आप सेविंग भी ज्यादा बढ़ाने लगते, तो ये भी निगेटिव में नहीं जाएगा। और क्या 0 हो सकता है? बिल्कुल 0 हो सकता है। जितने से आपकी इनकम बढ़े उतने से अगर आप ट्रांजैक्शन भी बढ़ा दिए तो सेविंग पे 0 होना ही है।
डेल्टा सी जो होगा वो 0 हो जाएगा, तो ओवरऑल 0 आ जाएगा। मेरे कहने का मतलब ये हुआ कि क्या एमपीएस जो है वो 0 हो सकता है? तो मैंने कहा बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि एमपीएस इज इक्वल टू होता है, एमपीएस इज इक्वल टू होता है डेल्टा एस अपॉन डेल्टा वाई। अब मान लीजिए मैं आपका इनकम जो था y0 आपका मान लीजिए 2000 था, y1 आपका होगा 4000, ठीक, और आपका सेविंग जो था, सेविंग आप जो करते थे वो पहले भी 2000 का करते थे, 1000 का करते थे, और आज भी 1000 का कर रहे हैं। यस 0 और यस। आप अगर आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए तो क्या निकल के आता है कि डेल्टा एस इज इक्वल टू 0 हो जाएगा और डेल्टा वाई इज इक्वल टू 2000 हो जाएगा, और डेल्टा एस अपॉन डेल्टा वाई करोगे तो ओवरऑल क्या आएगा? 0। मेरे कहने का मतलब ये हुआ कि एमपीएस क्या 0 हो सकता है? तो बिल्कुल हो सकता है। जब हम जितने से हमारा इनकम बढ़ रहा है उतने से कंजप्शन भी बढ़ा देंगे तो एमपीएस 0 है। और क्या 1 हो सकता है? क्या ये भी हो सकता है, जितने से हमारा इनकम बढ़ रहा है उतने से हम सेविंग भी बढ़ा दें तो हमारा एमपीएस जो है 1 हो जाएगा। क्यों? जितने से इनकम बढ़े, 10 रुपये से हमारा इनकम बढ़ा, 10 रुपये से हम सेविंग बढ़ा दिए, तो डेल्टा एस हमारा कितने से बढ़ा? 10। इनकम कितने से बढ़ा? 10, तो आएगा कितना? 1। तो 1 भी हो सकता है। और क्या मोर देन 1 हो सकता है? तो नहीं। मैंने पहले बताया कि आप कभी भी जितने से आपकी इनकम है उससे ज्यादा का सेव नहीं कर सकते ना। जितने की आपकी इनकम है उससे ज्यादा कभी भी आप नहीं सेव कर सकते, बल्कि जितना आपका इनकम है उतना आप सेव कर सकते हैं। और जब आपका इनकम जितने से बढ़ेगा आप उतने बढ़े हुए अमाउंट को सेव करेंगे तो एमपीएस 1 हो जाता है। और जहां पे एमपीएस 1 होता है वहीं पे एमपीसी 0 होता है। आप ध्यान दीजिएगा। अच्छा, मोर देन 1 क्या है? नहीं हो सकता, ठीक। आप देखिए कि इनका जो रिलेशन है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और कुछ चीजें और भी डिस्कस करूंगा इस चैप्टर के बारे में, जैसे कुछ फार्मूले। एमपीएस मान लीजिए मेरा पहले 50 था, पहले मेरी सेविंग में पहले 50 थी। आप एक बार लिखिए, पहले सेविंग आपकी 50 थी, इनकम 70 था, इनकम 70 था, और फिर मेरा जो है सेविंग में कंजप्शन ज़्यादा करने लगा, सेविंग कम कर दिया। हाँ, मेरा सेविंग जो 30 हो गया, सेविंग आपका घट के 30 हो गया, और इनकम जो है हमारा बढ़ गया, वो 80 हो गया। इनकम जो है आपका 80 हो गया, इनकम 80। तो हमारा एमपीएस क्या आ गया? चेक कर लो। डेल्टा एस निकालो, डेल्टा एस इज इक्वल टू S1 माइनस S0 और 30 माइनस 50 यानी कि माइनस का 20। ऐसा एक्चुअली में होता ही नहीं। मैंने कहा कि ऐसा नहीं होता है। अगर आपका इनकम बढ़ेगा तो आप सेविंग कुछ ना कुछ करो, या तो उसी को मेंटेन करो, सेविंग को डाउन नहीं करो। वही चीज है ना कि सेविंग क्या निगेटिव, अभी तो निगेटिव में आ जाएगा आंसर निगेटिव, और एमपीएस जो है वो निगेटिव में नहीं जाता। क्यों ऐसा? क्यों इसका? क्योंकि अगर जनरली देखा जाए सामान्य नागरिक के तौर पे आपका इनकम अगर बढ़ रहा है, आपका इनकम अगर बढ़ रहा है तो या तो आप प्रीवियस सेविंग पे रहोगे, या तो आप प्रीवियस सेविंग पे रहोगे अपने, और या तो उससे बढ़ोगे आगे। आप या तो 50 तक का सेविंग करोगे इनकम बढ़ने पे, और या तो आप 60 करिए, 70 करिए, 80 करिए, इस पे करो। आप डिसेविंग कभी नहीं करोगे। सेविंग का घटाने, यहाँ पे इनकम बढ़ा और सेविंग घटा, इसका मतलब आपने इस इनकम बढ़े हुए इनकम को भी आप खाना 10 रुपया एक्स्ट्रा कर दिए और सेविंग में से 20 रुपया खा लिए। आप मेरी बात को समझ पा रहे हैं? यहाँ पे डिस सेविंग हो रहा है। डिस सेविंग होने का मतलब ये हुआ कि आप सेविंग में से भी खाना चालू कर दिए। तो ऐसा नहीं होता।
या तो आप टोटल बढ़ी हुई इनकम को ही खा जाओ, पहले 70 कमाते थे तो 50 बचाते थे, अब 80 कमा रहे हैं तो 30 बचाएंगे, ऐसा नहीं होता। ऐसा जनरली ऐसा होता ही नहीं। ठीक, और चीजों को लेके बात किया जाएगा इसमें, जैसे इसके कुछ फार्मूले होते हैं, कुछ न्यूमेरिकल्स होते हैं, हम लोग सॉल्व करेंगे, देखेंगे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सबसे पहली चीज कि ये 2-3 फार्मूले तो आपने देखा, एपीसी इज इक्वल टू सी अपॉन वाई, एपीएस इज इक्वल टू एस अपॉन वाई, एमपीसी इज इक्वल टू डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई, एमपीएस इज इक्वल टू डेल्टा एस अपॉन डेल्टा वाई। तो जनरल फार्मूले आपको आता है। मैं बात कर रहा हूं 2-3 फार्मूले की, उसी में आपके सारे क्वेश्चंस एटलीस्ट हो जाएंगे। सबसे पहली बात कि एडी इज इक्वल टू क्या होता है, एडी इज इक्वल टू एडी इज इक्वल टू सी प्लस आई। या तो आप कंजप्शन करते हो या तो इन्वेस्टमेंट करते हो। और दूसरी चीज होती है एएस, इसी को हम वाई के नाम से भी जानते हैं, और इसका जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, सी अपॉन एस। और इसी को जब आगे पढ़ा जाता है तो इक्विलिब्रियम पोजीशन पे अगर हम देखते हैं तो I इक्वल टू एस मिलता है, AD इज इक्वल टू AS, या तो AD इज इक्वल टू AS हम बोलते हैं, और या तो I इज इक्वल टू S, क्योंकि C कट जाता है। इसमें 2 फार्मूले हैं जो इंपॉर्टेंट है। पहला फार्मूला वो कि कंजप्शन को, अगर कंजप्शन फंक्शंस को रखते हैं आप, तो हमारा फार्मूला क्या होता है, सी बार को हम ऑटोनोमस कंजप्शन के नाम से जानते हैं, प्लस बी वाई। यहां पे बी का मतलब होता है एमपीसी। एक ये कि जब आपको ऑटोनोमस कंजप्शन दिया हो, एमपीसी दिया हो, तो चाहे वो कंजप्शन पूछे हमसे और चाहे इनकम पूछे हमसे, हम निकाल देंगे, कोई भी दिक्कत आने वाली। मतलब मेरे कहने का मतलब ये है, अगर क्वेश्चन में आपको कंजप्शन पूछ रहा है या क्वेश्चन में आपसे इनकम पूछ रहा है और 2 चीजें दिया है, 2-3 चीजें दी हैं, तो चौथी चीज अपने आप निकल जाएगी। चौथी चीज, और भी तरीके होते हैं, एक ही क्वेश्चन को कई तरह से लगाया जा सकता है, उसको हम करके दिखाएंगे आपको। और सेविंग फंक्शंस की अगर बात किया जाए तो माइनस सी बार प्लस 1 माइनस बी वाई। 1 माइनस बी वाई का मतलब ये हुआ कि एक में से हम एमपीसी को माइनस कर देते हैं, या हम इसको दूसरे फार्मूले से क्या लिखते हैं, माइनस सी बार इज इक्वल टू एमपीएस और वाई। 1 माइनस बी का मतलब होता है एमपीएस, एमपीएस कर लीजिए, एमपीएस। मैक्सिमम क्वेश्चंस इसी पे सॉल्व होंगे बेटा, बहुत ज्यादा घबराने की बात नहीं है, और मैं करके दिखाऊंगा। और एक फार्मूला आपका इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर से होता है, जिसको आप लोग के नाम से जानते हैं, कि चेंज इन इनकम ड्यू टू क्या होता है, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई। ये होता है कि आपके इनकम में चेंज होने की वजह से कितना आपके इन्वेस्टमेंट में चेंज आया, उसको हम फाइंड आउट करते हैं, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। ये जनरली टाइम्स में इसका आंसर आता है, k इक्वल टू 1 अपॉन r। हाँ, वो अलग है, वो मनी मल्टीप्लायर है, वो मनी मल्टीप्लायर है, ये इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। इसको भी आप लोग ध्यान दीजिएगा कि इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर जो होता है वो एडीएस के चैप्टर में पढ़ाया जाता है, और मनी मल्टीप्लायर जो होता है वो आपके मनी एंड बैंकिंग चैप्टर में पढ़ाया जाता है। ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर को हम 1 अपॉन एमपीएस से भी निकाल देते हैं, या इसी को तीसरे फॉर्म में लिखा जाता है 1 अपॉन 1 माइनस एमपीसी। इन तीनों ही तरीके से हम
इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर को निकाल लेते हैं। अब कुछ क्वेश्चंस करेंगे, आप लोग भी सॉल्व करिए। अच्छा, कंजम्पशन दे रखा है। अच्छा, C इज इक्वल टू एक छोटा सा क्वेश्चन करिए। कंजम्पशन फंक्शन दे रखा है 2000, C बार आपको दिया है 7,750, ठीक। और क्या दिया है, MPC दिया है 0.5, MPC दिया है 0.5। तो आपको निकालना क्या है, y। क्या निकल जाएगा, बिल्कुल। हमने कहा कोई भी तीन चीजें दी हुई हैं और कोई भी दो चीज आपसे पूछे तो वही फार्मूला रखना है, C इज इक्वल टू C बार प्लस BY। इसको अगर रखेंगे, कैपिटल C दे रखा है 2000 और C बार 750 प्लस B का मतलब MPC 0.5, Y हमको नहीं पता है। इसको इधर लाएंगे, माइनस करेंगे तो 1250 बचेगा इज इक्वल टू 0.5y, और 1250 इज इक्वल टू y की वैल्यू अगर फाइंड आउट करेंगे तो 0.5, पॉइंट हटाने के लिए यहाँ पे डेसिमल बढ़ा देंगे और 5 गुना 10 25, तो y की वैल्यू कितना आएगा बेटा, 25। अच्छा, अब देखिए इनकम 2500 कैसे हुआ, इनकम 2500 कैसे होना चाहिए, एक बार फिर से रखिए इस पे और कंजप्शन को मत रखिए। प्लस 0.5, y का वैल्यू कितना है 25, 750 प्लस इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 1225। तो कंजप्शन कितना आएगा बेटा, इसका मतलब हमने जो y की वैल्यू निकाला है वो एकदम बिल्कुल सही है। तो इस प्रकार आपके PYQ में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और भी क्वेश्चन है, उसको कर लीजिए। y अच्छा सर, मान लीजिए एक मिनट इसी का ही इसमें मान लीजिए ऑटोनॉमस कंजप्शन ना रख करके कंजप्शन फंक्शन का जो वैल्यू दे रखा है 2000 जी, और MPC 0.5 और y 2500 रुपये, हाँ। तो ऑटोनॉमस कंजप्शन निकालना है। अच्छा, आपने कहा कि मैं ऑटोनोमस कंजप्शन निकालना चाह रहा हूँ इससे, तो निकल जाएगा। ये आपको 2000 कंजप्शन रख दो, ऑटोनोमस कंजप्शन को ऐसे रहने दो, प्लस BY 0.5, y की वैल्यू आप रख दो 2500। अब 2000 इज इक्वल टू C पे बार प्लस 1250, इसको इधर लेके आओगे तो 2000 माइनस 1250 इज इक्वल टू C बार 750 इज इक्वल टू C बार। तो कोई भी दो वैल्यू दी हुई है, तीसरी वैल्यू को हम फाइंड करें। फाइंड एक क्वेश्चन और है, इक्विलिब्रियम पॉइंट को हम लोग को फाइंड आउट करना है।
फाइंड इक्विलिब्रियम इनकम निकालना है। अगर जो सी है वो क्या दिया है 100 प्लस 0.55 100 प्लस 0.5 y और आई दे रखा है आपका क्या दिया है 1000 दे रखा है। अब देखिए इस तरह के क्वेश्चन में जहां पे सी और आई दोनों दिए होते हैं उसमें हमको क्या करना कुछ नहीं करना होता है बेटा। हमने आपको पहले बता दिया कि AD इक्वल टू क्या होता है C प्लस आई। अब C का मतलब क्या होता है बड़ा वाला C है इसका मतलब पूरा फार्मूला आएगा तो क्या आएगा बेटा 100 प्लस 0.5 y और प्लस 1000 कितना हो जाएगा 1000। अब इसी को हम इनकम से डिनोट कर लेंगे और y इधर आएगा तो 0.5 इधर आ जाएगा और ये कितना हो जाएगा बेटा 1100 और बचेगा कितना 1y माना जाएगा इसको 0.5 y इज इक्वल टू 1100 और y इज इक्वल टू 0.5 इसको हटाने के लिए यहाँ पे 0 लगा दीजिए और 5 2 जा 10 और 5 2 जा 22। मतलब ये कि अगर कोई ये चाहता है कि हम अपने इनकम का 1000 रुपये इन्वेस्ट करें हम अपने इनकम का 1000 रुपये इन्वेस्ट करें और मेरा कंजप्शन फंक्शन जो हो वो ऐसा हो तो उनको कम से कम 2200 रुपये कमाना चाहिए। सीधी बात कि जो व्यक्ति ये चाहता है कि हम इन्वेस्टमेंट 1000 रुपये का करें और कंजप्शन मेरा ऐसा हो जिसको तो हम ऑटोनोमस कंजप्शन के नाम से जानते हैं इसी बात और बढ़े हुए इनकम का 50% हम कंजप्शन पे खर्चा करेंगे तो उनको 2200 रुपया कमाना पड़ेगा इक्विलिब्रियम पॉइंट पे। तो ये बात और भी क्वेश्चन देखेंगे। सी फाइंड करना है आपको अब सब फाइंड हो जाएगा बेटा। फाइंड कैपिटल C if y is equal to 6000 C is equal to 100 plus 0.75 y अब आपको सी पूछा है तो हमको कुछ करना ही कि सी का हमको पता फॉर्मूला क्या होता है डेल्टा सी बार प्लस बी बार। तो सी पूछा है सी बार दिया रखा है पूरा दे दिया है आपको 100 प्लस 0.75 इंटू वाई की वैल्यू दे रखा है 6000 तो 100 प्लस मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा ये 0.75 का इसमें 43 C इक्वल टू 46 C कितना होगा 46। तो कंजप्शन पूछा था कैपिटल सी जब भी पूछेगा तो आपको ये फार्मूला रख देना है जो वैल्यू आपको मिले वो वैल्यू पुट करिए कुछ ना कुछ निकल के आएगा।
ग्राफ को लेके क्वेश्चन आता है, तो ग्राफ को भी देख लीजिए आप लोग। ग्राफ कैसे होता है, ये आपका एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। आपको पता है कि जो इनकम है वो 0 से स्टार्ट होता है, कि वाई इसी को यहाँ से यहाँ, और ये जो कंजप्शन होता है ना, वो कहाँ से स्टार्ट होता है बेटा, ऊपर से स्टार्ट होता है, ड्यू टू द ऑटोनोमस कंजप्शन, ये ऊपर से स्टार्ट होता है। तो आपका जो कंजप्शन है वो कुछ ना कुछ होता है, तो यहाँ, ठीक है। और अच्छा, सेविंग हमेशा जो होता है बेटा वो निगेटिव से स्टार्ट होता है, ये ऐसे। तो ग्राफ को लेके भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ग्राफ को ध्यान रखेंगे आप लोग। इसके पहले वाला क्वेश्चन आंसर कितना आया? 4600, ठीक। तो ग्राफ को भी आप लोग ध्यान रखेंगे। इसके फॉर्मूलास बता करके नेशनल इनकम बता दीजिए। बिल्कुल। अच्छा, इसमें क्या पूछा है, ऑन द बेसिस ऑफ गिवन इन्फॉर्मेशन आइडेंटिफाई वेदर द इकोनॉमी इज इक्विलिब्रियम और नॉट। अच्छा, कह रहा है कि ऑटोनोमस कंजप्शन एंड इन्वेस्टमेंट 600 है, और मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव 0.4 है, और नेशनल इनकम जो है वो 6000 है। इस इकोनॉमी इक्विलिब्रियम और क्या करें, ऑटोनोमस कंजप्शन दे रखा है 600, ये सी बार दे रखे हैं 600 करो, और एमपीएस दे रखा है 0.4, एमपीएस कितना रखा है, एमपीएस 0.4, और नेशनल इनकम दे रखा है, मतलब वाई दे रखा है 6000, वाई जो दे रखा है वो 6000। और सिर्फ ऑटोनोमस कंजप्शन नहीं, ये ऑटोनोमस कंजप्शन और इसी को इन्होंने इन्वेस्टमेंट के नाम से भी जाना, हाँ, इसी को इन्होंने इन्वेस्टमेंट को भी नाम दिया, सी प्लस आई। अच्छा, हमको ये चीज पता है, एडी इज इक्वल टू एएस, एडी इज इक्वल टू क्या होता है, सी प्लस आई, सी प्लस आई, और एएस इक्वल टू सी प्लस एस, ठीक है, सी प्लस एस। इसी को हम इनकम के नाम से, इसी को हम इनकम के नाम से जानते हैं। और सी कितना हो जाएगा, 600 कैपिटल सी है, तो हम फार्मूला रखेंगे सी बार प्लस बी वाई, और यहाँ पे एमपीएस दिया है, तो एमपीसी कितना होगा बेटा, 1 माइनस एमपीएस इज इक्वल टू एमपीसी, तो 0.6 हो जाएगा इनटू वाई कितना दिया है 6000, सी हो जाएगा, और इधर कितना हो जाएगा बेटा, वाई कितना दिया है 6000। अब ये 600 प्लस 3600, ये कितना हो गया, इन दोनों को अगर जोड़ेंगे तो 3642, 100 करोड़ इज इक्वल टू 6000। क्या ये दोनों बराबर है,
बिल्कुल नहीं है, तो इकोनॉमी इज नॉट इन इक्विलिब्रियम। इकोनॉमी जो है वो इक्विलिब्रियम में नहीं है। अगर ये 6000 इधर का आता और 6000 इधर का भी आ जाता तो हम ये मानते हैं कि इकोनॉमी इक्विलिब्रियम में है। जितना इनकम है उतना एडी जितना है उतना एडीएस है। और भी क्वेश्चंस इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर भी देख लीजिए आप लोग। पूरा से बता दीजिए। इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर मैंने बता दिया, फार्मूला बता दिया, क्वेश्चन लगा दिया। अच्छा, कह रहा है कि एमपीएस अगर 1/4 है तो मल्टीप्लायर कितना होगा? अगर एमपीएस जो है एमपीएस जो है 1/4 है तो कह रहे हैं कि कितना निकालिए। हमको पता है कि K क्या होता है 1/MPS होता है। 1/MPS होने का मतलब क्या होगा कि 1/4 का मतलब क्या होता है बेटा 0.25 इसका मतलब 1/0.25 यानी कि 4 टाइम्स, यानी कि 4 टाइम्स। अच्छा, कह रहा है इन द इकोनॉमी इक्विलिब्रियम द फॉलोइंग डाटा इनकम जो है इनकम जो है वो 10,000 है, एमपीएस 0.2 और इन्वेस्टमेंट 1500 कर लेंगे। इकोनॉमी इक्विलिब्रियम क्या कर लिए हैं, इनकम 10,000, वाई जो है वो 10,000 है और एमपीएस जो है 0.2 है, एमपीएस 0.2 है और क्या दिया है इन्वेस्टमेंट 1500 आई जो है 1500। तो इकोनॉमी इक्विलिब्रियम में कब होगा? जब एडी एएस के बराबर हो जाए, या एडी को हम सी प्लस आई बोलते हैं, एएस को हम इनकम के नाम से जानते हैं। जब जब इकोनॉमी को इक्विलिब्रियम में पूछेगा तब आपको यही फार्मूला लगाना, सीधी सीधी बात। कंजप्शन प्लस इनकम इज इक्वल टू एडी इज इक्वल टू सी प्लस आई, एएस इक्वल टू सी प्लस एस, लेकिन हम इसको y के नाम से भी तो जानते हैं। तो सी फंक्शन रख दीजिए। सी फंक्शन रखने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा बेटा? सी बार नहीं दिया है क्या? सी बार नहीं दिया है, कोई बात नहीं, सी बार निकाल दिया जाएगा, निकल जाएगा यार, किसी न किसी तरीके से तो निकल जाएगा। लेकिन पहले सी बार ही निकालनी सीख। सी बार निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? सी फंक्शन तो रख दीजिए। सी फंक्शन रखने के लिए हमको सी बार प्लस बी वाई करना पड़ता है। अब सी इज इक्वल टू होता है, सी कंजप्शन दे दिया क्या? कंजप्शन नहीं दिया है, कंजप्शन इनका इन्वेस्टमेंट, इनका कितना इन्वेस्टमेंट 10,000। इसमें देखिए एक इसमें एक्चुअली में इसमें ऑटोनोमस कंजप्शन निकालना है, हाँ करिएगा।
ऑटोनोमस कंजप्शन निकालना है तो निकल जाएगा। इसी पे आप रख दीजिए, मैं तो कह रहा हूँ इसी पे रख दीजिए, अभी कुछ ना कुछ तो निकलेगा। C इज इक्वल टू क्या होता है, C बार प्लस B आपका यहाँ पे MPC होना चाहिए, तो अगर एम्पियर 0.2 है तो MPC आपका 0.8 कहीं 0.8 इंटू वाई की वैल्यू दे रखा है 10,000 और प्लस 1500। ये सब करने के बाद आपका जो इनकम था वो 10,000 सॉल्व कर देंगे। सी बार इज इक्वल टू प्लस ये 8,000 हो जाएगा और प्लस 1500 इज इक्वल टू 10,000। तो सी बार इज इक्वल टू कितना आएगा बेटा, 9500 माइनस करेंगे तो सी बार इज इक्वल टू 500। बहुत इजी क्वेश्चन था। एक्चुअली में आपके एडीएएस के क्वेश्चन जो होते हैं वो इजी ही होते हैं, बस आपको थोड़ा सा टेक्निकली ध्यान देना होता है कि अभी इसके पहले ही 2024 या 25 वाले पेपर में पूछा था कि अगर एपीसी 100 है, 100% है तो एपीएस कितना होगा, 0 होगा। अगर आप पूरा का पूरा कंजप्शन कर ले रहे हो तो सेविंग कितना होगा, 0 हो जाए। जिस प्रकार से एमपीसी प्लस एमपीएस इक्वल टू 1 होता है, उसी प्रकार से एपीसी प्लस एपीएसपी इज इक्वल टू 1 होता है। बताइए, तो ये सब चीजें आपकी एडीएस से रिलेटेड थी। आपका न्यूमेरिकल पोर्शन की बात किया जाए तो नेशनल इनकम से भी न्यूमेरिकल आता है, उसके बारे में बाद में चर्चा किया जाएगा। लेकिन उससे पहले मनी एंड बैंकिंग के जो न्यूमेरिकल आते हैं, जैसे आपने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर पढ़ा, वैसे वहाँ पे मनी मल्टीप्लायर आता है, उसको भी केस एक्सक्लूड किया जाता है, मनी मल्टीप्लायर को भी। और वो अलग बात बोलता है, ये अलग बात बोलता है। मनी मल्टीप्लायर ये बोलता है कि अगर आपने अपने हिस्से का, अपने डिपॉजिट का 10% सीआरआर काट के रख रहे हो तो कितना मनी मल्टीप्लायर हो सकता है। तो उसका फार्मूला होता है 1/CRR, या इसी को हम क्या बोलते हैं, या इसी को हम 1/RR के नाम से भी जानते हैं। दो चीजें पूछता है, एक तो मनी मल्टीप्लायर पूछता है, मनी मल्टीप्लायर और एक बोलता है क्रेडिट क्रिएशन के बारे में पूछता है। टोटल कितना आपने क्रिएशन किया, टोटल क्रेडिट क्रिएशन। देखिए, मनी मल्टीप्लायर का जो आंसर होता है वो टाइम्स में आता है। जिस प्रकार जो टाइम्स में आता है आपका इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर, वह इस प्रकार ये भी टाइम्स में आता है कि अगर आप अपना सीआरआर, कैश रिजर्व रेशियो जो है वो 10% काट के रख रहे हो, तो आप अपने पैसे को कितना टाइम्स तक मल्टीप्लाई करवा सकते हो। तो 1/10% का मतलब क्या होता है, 10/100। तो 1/, ये ऊपर चला जाएगा 100/10 हो जाएगा। इसका मतलब आप 10 टाइम्स मल्टीप्लाई करवा सकते हो, 10 टाइम्स आप मल्टीप्लाई करवा सकते हो। और जैसे जैसे सीआरआर ये जैसे बढ़ता रहेगा, अगर आपने सीआरआर 20% कर दिया, वैसे वैसे आपका मनी मल्टीप्लायर जो होता है वो घटता है। मतलब इसमें इनवर्स रिलेशन होता है। और क्वेश्चन भी बनता है आपके एग्जाम में कि अगर सीआरआर ज्यादा रखा जाए तो क्या आपका
मल्टीप्लायर पे कोई असर पड़ेगा? बिल्कुल पड़ेगा। अगर जितना इसको आप बढ़ाएंगे उतना आपका मनी मल्टीप्लायर कम होता चलेगा। कैसे? जैसे यहाँ पे आप 1/20% करिए, 20% का मतलब होता है 20/100, ये 200 हो जाएगा 120 यानी कि कितना हो जाएगा? अरे सॉरी 100/20 यानी कि कितना हो जाएगा? 5 टाइम्स। तो जितना आप क्रेडिट क्रिएशन CRR जितना आप बढ़ा के रखेंगे उतना आपका मनी मल्टीप्लायर अपोजिट रिलेशन। कैसा रिलेशन? अपोजिट। और एक होता है क्रेडिट क्रिएशन, इसमें जितने रेशियोस होते हैं, इसमें ये एक्चुअल अमाउंट बताता भैया, एक्चुअल अमाउंट बताता है। इसका फार्मूला होता है इनिशियल डिपॉजिट इनटू 1/CRR। मतलब ये कि 1/CRR का, जैसे मान लो मैंने 1000 रुपये इनिशियल डिपॉजिट किया, तो अगर आप CRR 10% काट रहे हो तो कितना क्रेडिट का क्रिएशन किया जा सकता है? तो 10 टाइम्स किया जा सकता है। 1/CRR का मतलब क्या हुआ? 10 टाइम्स। तो 1000 इंटू 10 यानी कि 10,000 आप उसको क्रिएट कर सकते हो मार्केट में, इकोनॉमी में। तो ये और भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जितने रेशियोस होते हैं इसमें, हाँ, एक वो बता दीजिए। और उसको क्या रेशियो है? CRR, अच्छा CRR एक होता है, दो तरह की क्रेडिट कंट्रोल की दो तरह की टेक्निक होती है। हाँ, क्रेडिट कंट्रोल। अब बच्चे बार बार चीजों में कंफ्यूज हो जाते हैं। क्रेडिट कंट्रोल क्या होता है? क्रेडिट क्रिएशन में, मनी मल्टीप्लायर में, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर में तो कंफ्यूज नहीं होना है। पहली बात तो यह है कि कंफ्यूज नहीं होना है। मनी मल्टीप्लायर मनी एंड बैंकिंग से रिलेट करता है, क्रेडिट क्रिएशन मनी एंड बैंकिंग से रिलेट करता है, और क्रेडिट कंट्रोल यहाँ से रिलेट करता है। ठीक है, क्रेडिट कंट्रोल अलग चीज है, क्रेडिट क्रिएशन अलग चीज है। क्रेडिट कंट्रोल करने के लिए दो तरह की चीजें होती हैं। एक को बोलते हैं हम क्वांटिटेटिव अप्रोच, और दूसरे को क्या बोलते हैं? क्वांटिटेटिव अप्रोच, और दूसरा क्वालिटेटिव। क्वांटिटेटिव में आपके क्या क्या आ जाते हैं? CRR कैश रिजर्व रेशियो, जनरली ये 4% के आसपास आता है। CRR कैश रिजर्व रेशियो क्या होता है बेटा? कि एक सर्टेन सम ऑफ अमाउंट from the initial deposit is to be kept by all the commercial bank for the central bank। एक सर्टेन सम ऑफ अमाउंट को इनको रखना पड़ता है सेंट्रल बैंक के लिए, कि अगर भविष्य में इनको इंसॉल्वेंसी होती है तो उसकी भरपाई आपके देश का सेंट्रल बैंक करेगा। CRR कैश रिजर्व रेशियो। और उसके बाद खुद के लिए इन लोग रखते हैं SRR स्टेचुअरी लिक्विडिटी रेशियो, ये 21% के आसपास होता है। 18 से लेकर 21% के ये खुद के लिए रखते हैं। कमर्शियल बैंक खुद के लिक्विडिटी के लिए रखते हैं स्टेचुअरी लिक्विडिटी रेशियो। बैंक रेट होता है, बैंक रेट ये बैंक जिस ब्याज दर से आपको लोन देती है। बैंक रेट, रेपो रेट शॉर्ट टर्म के लिए होता है बेटा। जब शॉर्ट टर्म के लिए कमर्शियल बैंक सेंट्रल बैंक से लेती है पैसा तो उसके लिए रेपो रेट इस्तेमाल करते हैं। अगर इकोनॉमी इन्फ्लेशन में है, अगर
इकोनॉमी अगर इन्फ्लेशन पे होने का मतलब यह है कि आपके देश में बहुत ज्यादा करेंसी की मात्रा हो, when the quantity of currency is to be increased but the value of currency is to be decreased, that is the called inflation। आपके देश में मुद्रा की संख्या बहुत ज्यादा हो पर मुद्रा की वैल्यू बहुत कम हो जाए, जो चीज 10 रुपए मिल रही थी वो चीज 50 रुपए मिलने लगे, तो उसको हम इन्फ्लेशन कहते हैं। तो अगर आपके देश में मुद्रा बहुत ज्यादा है, उसको कंट्रोल करना है, तो ये सब चीजें बढ़ा देती है। ये सब चीजें आरबीआई क्या करेगी, बढ़ा देगी, सीआरआर को बढ़ा देगी, 5% कर देगी, 6% कर देगी, तो उससे मार्केट में पैसा जाना कम हो जाएगा, और जब मार्केट में पैसा जाना कम हो जाएगा तो पैसे का फ्लो भी कम हो जाएगा और इन्फ्लेशन की सिचुएशन से बाहर निकला जा सकता है। एसएलआर को भी बढ़ा सकती है, बैंक रेट बढ़ा देगी, और रेपो रेट शॉर्ट टर्म के लिए जो लोन लेते हैं कमर्शियल बैंक, सेंट्रल बैंक से, उसको बढ़ा देगी, तो कमर्शियल बैंक लोन ले नहीं पाएंगे, और अगर कमर्शियल बैंक लोन ले नहीं पाएंगे तो वो दे भी नहीं पाएंगे लोन जनता को, तो पैसा मार्केट में आएगा कहां से। तो ये क्रेडिट कंट्रोल की तकनीकी होती है। ओपन मार्केट ऑपरेशन भी होता है, रिवर्स रेपो रेट होता है, रिवर्स रेपो रेट। रिवर्स रेपो रेट क्या होता है बेटा, कि अगर जितने कमर्शियल बैंक हैं वो अपना पैसा, बचा हुआ पैसा, एक्स्ट्रा पैसा अगर आरबीआई के पास रखते हैं तो उसके बदले में जो इंटरेस्ट देती है आरबीआई, उसको हम रिवर्स रेपो रेट बोलते हैं, उसको हम रिवर्स रेपो रेट बोलते हैं। और लास्ट ओपन मार्केट ऑपरेशन, ओपन मार्केट ऑपरेशन। तो ये सब आपके क्वांटिटेटिव अप्रोच है। अगर आपके एग्जाम में पूछता है कि व्हाट आर द क्वांटिटेटिव अप्रोच ऑफ क्रेडिट कंट्रोल, तो आप लोग सीआरआर, एसएलआर, रेपो रेट, बैंक रेट, रिवर्स रेपो रेट के बारे में आप लोग ओपन मार्केट ऑपरेशन के बारे में मालूम रखिए। क्वालिटेटिव अप्रोच में क्या क्या आता है, ठीक है। पहले आता है रीजनिंग ऑफ क्रेडिट, रीजनिंग ऑफ क्रेडिट, रीजनिंग ऑफ रीजनिंग ऑफ क्रेडिट का मतलब ये है कि सोच समझ के आप पैसा मार्केट में लगाओ, उस जगह पे लगाओ जहां पे आप जेन्युइन हो कि हाँ हमको यहाँ पे पैसा इस चीज के लिए लोन देना चाहिए, मार्केट में पैसा वहीं पे लगाओ जहां पे जरूरत हो, तो आप कंट्रोल कर सकते हो, क्रेडिट कंट्रोल कर सकते हो रीजनिंग ऑफ क्रेडिट के थ्रू। और मोरल सुएशन, मोरल सुएशन, मोरल सुएशन की मतलब ये हुआ कि उनको रूल्स एंड रेगुलेशंस बता के, उनको चीजों को समझा के आप कर सकते हैं, क्योंकि ये क्वालिटेटिव अप्रोच होते हैं। और क्या हो सकते हैं, रीजनिंग ऑफ क्रेडिट, मोरल सुएशन, और तीसरा क्या होगा, तीसरा नहीं आ रहा, चलो कोई बात नहीं। तो ये एक दो होते हैं आपके, जो ना याद है उसको हटाओ। ठीक है। और जो चीजों से आपको क्वेश्चन आते हैं, जैसे आपका पहले चैप्टर से अगर बात किया जाए, वो भी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, अभी दिमाग में वही चल रही है। तो जैसे गुड्स को लेके, गुड्स, क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स, क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स। क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स में क्या आता है, दो तरह के गुड्स होते हैं, कौन कौन सी, एक तो आपका फाइनल गुड्स होता है,
फाइनल गुड्स, और दूसरा क्या होता था इंटरमीडिएट, अब फाइनल गुड्स में, फाइनल गुड्स का मतलब क्या होता है, दैट इज रेडी टू कंज्यूम, ठीक है। ये गुड्स ऐसे गुड्स होते हैं जो फाइनल कंजम्पशन के लिए तैयार किए गए हैं, और इसमें भी दो प्रकार के होते हैं, इसमें भी दो प्रकार के होते हैं। एक होता है आपका कंज्यूमर गुड्स, एक होता है क्या कंज्यूमर गुड्स, और दूसरा क्या होता है प्रोड्यूसर गुड्स, या इसको हम कैपिटल गुड्स के नाम से जानते हैं, किसे कैपिटल गुड्स। ऐसे ही कंज्यूमर गुड्स को कंजप्शन गुड्स भी हम कहते हैं, और ऐसे कैपिटल गुड्स को हम प्रोड्यूसर गुड्स कहते हैं। और कंज्यूमर गुड्स को अगर तोड़ा जाए तो तमाम सारे गुड्स निकल के आते हैं भैया, क्या क्या, ड्यूरेबल गुड्स, ड्यूरेबल गुड्स। अब ड्यूरेबल गुड्स क्या होता है, जो जिनका लाइफ जो होता है 1 साल से ज्यादा, जिनका आप उपभोग, जिनका कंजप्शन आप मोर देन 1 ईयर कर सकते हो, दैट इज ड्यूरेबल गुड्स। दूसरा क्या होता है सेमी ड्यूरेबल गुड्स, सेमी ड्यूरेबल गुड्स। सेमी ड्यूरेबल गुड्स ऐसे होते हैं जो आपके विद इन द ईयर चलते हैं, सेमी ड्यूरेबल होते हैं, जैसे आप क्लॉथ्स हो गए। और ड्यूरेबल में क्या आते हैं, आपके फर्नीचर आते हैं, आपके लैंड प्लांट मशीनरी बिल्डिंग फर्नीचर ये सब आ जाते हैं। सेमी ड्यूरेबल में आपके कपड़े आ जाते हैं, और भी चीजें आपके जो दैनिक जीवन में आप इस्तेमाल करते हो सारी चीजें आ जाती हैं। नॉर्मल गुड्स जो होते हैं वो सेमी ड्यूरेबल। और उसके बाद नॉन ड्यूरेबल, नॉन ड्यूरेबल। अब नॉन ड्यूरेबल गुड्स क्या होते हैं, जिनका उपभोग आप विद इन 1 डे करते हैं, एक दिन के अंदर ही, जैसे आपका दूध मक्खन ये सब चीजें, नहीं तो खराब हो जाए। और तीसरा होता है नॉन मटेरियल, नॉन मटेरियल गुड्स, मटेरियल, या इसी को आप बोलते हो सर्विस, सर्विस। नॉन मटेरियल या इसी को क्या बोलते हो आप बेटा, सर्विस। तो ये आपके क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स होते हैं, इस तरह से आपका क्लासिफाई किया गया है। और भी चीजें इंपॉर्टेंट है इसमें, जैसे जीडीपी की बात किया जाए, नेशनल इनकम की बात किया जाए, उससे पहले आपको 2 टर्म आते हैं। एक तो पूछता है नॉमिनल जीडीपी, नॉमिनल जीडीपी, नॉमिनल जीडीपी इक्वल टू क्या होता है, रियल जीडीपी, रियल जीडीपी अपॉन 100 इनटू प्राइस इंडेक्स, प्राइस इंडेक्स। जैसे मान लीजिए आपका रियल जीडीपी दे रखा है, रियल जीडीपी दे रखा है 240, और प्राइस इंडेक्स दे रखा है, प्राइस इंडेक्स मान लीजिए 120 दे रखा है, और आपसे पूछा है कि नॉमिनल जीडीपी क्या होगा। तो देख लीजिए रियल जीडीपी 240 अपॉन 100 इनटू 1.1 12 चौका 48 करीब 12 गुना 24,000। मैंने कहा कि जो जीडीपी का कॉन्सेप्ट होता है वो सीधे सीधे आपका जो नॉमिनल जीडीपी होता है मार्केट प्राइस पे डिपेंड करता है, वो फ्लक्चुएशन देखता है, मार्केट फ्लक्चुएशन देखता है। हमेशा जो नॉमिनल जीडीपी होगा वो रियल जीडीपी से ज्यादा है।
और फार्मूला याद रखने का एक ही तरीका है कि नॉमिनल जीडीपी रियल जीडीपी अपॉन 100, रियल जीडीपी के साथ 100 नीचे आता है, बाकी सारे फार्मूले आपको अपने आप हो जाएंगे। ठीक, एक चीज आपको याद रखना है कि रियल जीडीपी के साथ 100 नीचे आता है, बाकी सारे के सारे आपके हो जाएंगे। जैसे मान लो नॉमिनल जीडीपी निकालना था, तो नॉमिनल जीडीपी के बाद नॉमिनल तो निकालना ही है, इस्तेमाल किसका करोगे? रियल का इस्तेमाल करोगे, और रियल के साथ आता क्या? 100 इंटू प्राइस इंडेक्स कर देंगे। अच्छा, रियल अगर आपको निकालना होगा तो रियल जीडीपी, रियल जीडीपी इक्वल टू क्या होता है? नॉमिनल जीडीपी अपन, अब इसके साथ अगर रियल के साथ 100 नीचे आता है तो नॉमिनल के साथ 100 नीचे नहीं आएगा, तो प्राइस इंडेक्स आएगा, प्राइस इंडेक्स आएगा और 100 से मल्टीप्लाई। कैसे? इसी क्वेश्चन को ले लीजिए आप लोग। नॉमिनल जीडीपी आपने कितना निकाला है? 288। अगर आपने नॉमिनल जीडीपी 288 निकाला है तो इसका मतलब रियल जीडीपी 240 आना चाहिए। तो अगर नॉमिनल जीडीपी 288 है, प्राइस इंडेक्स जो है वो 120 है इंटू 100 है, 12 12 24 24 4 28 अब 12 4 28 यानी कि 200 और वही आएगा वही। तो ये दोनों फार्मूले बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग देख लीजिए, ध्यान दीजिए इसको। रियल जीडीपी तो बेस ईयर प्राइस और हाँ बिल्कुल, बेस ईयर प्राइस में होता है, इस रियल जीडीपी के साथ बेस ईयर का प्राइस देखा जाता है, नॉमिनल जीडीपी के साथ आपका इन्फ्लेशन वाला प्राइस देखा जाता है, प्राइस, हाँ मार्केट प्राइस। और एक होता है जीडीपी डिफ्लेटर, तो उसमें क्या होता है? नॉमिनल जीडीपी अपॉन रियल जीडीपी इनटू, और जीडीपी डिफ्लेटर को हम प्राइस इंडेक्स के नाम से भी। और मैं आपको इंपॉर्टेंट की अगर बात करूं तो नेशनल इनकम को अगर देखा जाए, नेशनल इनकम तीन तरह से निकाले जाते हैं बेटा। कौन कौन से? पहला वैल्यू एडेड मेथड, वैल्यू एडेड मेथड, दूसरा इनकम मेथड, और तीसरा एक्सपेंडिचर। ठीक है, तो वैल्यू एडेड मेथड में हम क्या करते हैं बेटा? वैल्यू को देखते हैं कितनी किसकी वैल्यू है, आउटपुट को देखा जाता है वहां पे आउटपुट, और हमें जाना है कि वैल्यू एडेड मेथड का जब इस्तेमाल करते हैं तो जीडीपी एमपी निकल के आता है, जीडीपी एमपी ही निकल के आता है, इस बात को आपको ध्यान रखना है। और जब आप इनकम मेथड का इस्तेमाल करते हैं तो एनडीपी एफसी निकल के आता है, और वहीं पे जब आप एक्सपेंडिचर मेथड का इस्तेमाल करते हैं तो जीडीपी एमपी निकल के आता है। ये जीडीपी को ही, जीडीपी एमपी को ही हम जीवीए के नाम से भी जानते हैं। एनडीपी एफसी को ही हम एनवीए के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, नेशनल इनकम। तो नेशनल इनकम आपका क्या होता है कि द टोटल प्रोडक्शन एंड टोटल कंजप्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विस ड्यूरिंग ए पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम विद इन ए कंट्री, दैट इज कॉल्ड नेशनल। ये तो जीडीपी हो जाएगा, ये तो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट हो जाएगा। और जब ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में से हम कुछ चीज़ों को माइनस प्लस करते हैं तो हमारा नेशनल इनकम एनएनपी एफसी जो होता है हमारा एनएनपी एफसी जो होता है वो हमारा नेशनल इनकम।
NNPX। अब देखिए वैल्यू एडेड मेथड में ये पानी ला आज का ट्यूशन मेरा तो आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन, इंटरमीडिएट कंजम्पशन कह रहा है अगर ना दिया हो तो, अगर आउटपुट ना दिया हो तो हम क्या करेंगे? हो गया। तो बेटा अगर आउटपुट नहीं दिया रहेगा तो हम क्या करेंगे बेटा? नेक्स्ट कैसे देखेंगे? वैल्यू एडेड। मैंने बताया कि इससे जो निकलता है जीडीपी एमपी निकल के आता है और इसका फार्मूला होता है आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। आउटपुट अगर नहीं दिया है तो दो चीजें दी रहेंगी आपके क्वेश्चन में, सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक, सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। वैल्यू ऑफ वही चीज वैल्यू ऑफ आउटपुट। चेंज इन स्टॉक का मतलब क्या होता है? क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। तो इन दोनों को अगर जोड़ लेंगे तो भी आउटपुट निकल के चला है। जैसे मान लीजिए एक क्वेश्चन है, अगर सेल्स दिया है, सेल्स दिया है अगर मान लीजिए 100 करोड़ और क्लोजिंग स्टॉक दिया है 50 करोड़, ओपनिंग स्टॉक दिया है 10 करोड़ और आपका इंटरमीडिएट कंजप्शन जो दिया है वो 20 करोड़। तो आपको अगर पूछे कि वैल्यू एडेड मेथड से आप जीडीपी एमपी निकालिए तो निकल जाएगा। निकालिए आप लोग। सेल्स में हम चेंज इन स्टॉक को ऐड कर देंगे। अगर हम कैसे निकालते हैं? आउटपुट इज इक्वल टू सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। सेल्स कितना है बेटा? 100 करोड़ प्लस चेंज इन स्टॉक कितना हो जाएगा? क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक यानी कि 40। ये निकल के आ गया आपका आउटपुट निकल के आ गया कितना? 1,40,000। और इंटरमीडिएट कंजप्शन कितना दिया बेटा? 20। तो जीडीपी एमपी कितना निकल के आएगा? 120। बात समझ में आएगी? बात समझ में? तो ये सेल्स नहीं दिया रहेगा तो आउटपुट दिया रहेगा, या तो आउटपुट दिया होगा या तो सेल्स दिया होगा। अगर सेल्स दिया होगा तो चेंज इन स्टॉक भी दिया होगा। इस बात को ध्यान रखिए। समझ में आ रही बात है? अच्छा, दूसरी चीज ये है कि आप लोगों से वैल्यू एडेड मेथड का ही इस्तेमाल करवा के कुछ और पूछता है, जीडीपी ही नहीं पूछता है। आपसे बोलेगा कि वैल्यू एडेड मेथड से एनडीपी निकालिए, एनडीपी। तो आपके क्वेश्चन में डेप्रिसिएशन भी दिया रहेगा। तो आपके क्वेश्चन में डेप्रिसिएशन भी दिया रहेगा। मान लीजिए 20 करोड़ दिया है। तो ये सब चीजें बेसिक चीजें हैं कि जीडीपी से एनडीपी पे जाने के लिए हम क्या करते हैं बेटा? डेप्रिसिएशन को लेस करते हैं। क्या करते हैं? लेस करते हैं। तो अगर जीडीपी हमारा 120 है और हमको एन पे जाना है, नेशनल डोमेस्टिक नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट पे जाना है, तो हम क्या करेंगे? इसी से डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे।
डेप्रिसिएशन, तो हमारा कितना हो जाएगा 100 रुपीज 100 करोड़। ठीक है 100। अच्छा दूसरी चीजें ये है कि अगर इनकम मेथड से क्वेश्चन आता है तो क्या करें। इनकम मेथड, इनकम मेथड कुछ चीजों को ध्यान में रखना पड़ता है। और जब आप इनकम मेथड का इस्तेमाल करते हैं तो क्या निकल के आता है बेटा, एनडीपी, क्या एनडीपी एफसी, एनडीपी एफसी निकल के आता है। प्रॉफिट दिया होगा, प्रॉफिट, और अगर प्रॉफिट नहीं दिया होगा तो तीन चीजें दी होंगी। क्या 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 आपको डिविडेंड दिया होगा, डिविडेंड, आपको रिटेन अर्निंग दिया होगा, रिटेन अर्निंग, या इसी को हम अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट के नाम से भी जानते हैं। रिटेन अर्निंग को ही हम अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट के नाम से भी जानते हैं। और तीसरा बात क्या दिया होगा, कॉर्पोरेट टैक्स है, और कॉर्पोरेट टैक्स, ये तीन बातें दी। अगर प्रॉफिट नहीं दिया होगा तो इन तीनों को हम जोड़ लेंगे, ऐड कर लेंगे, इन तीनों को ऐड कर लेंगे। अगर प्रॉफिट नहीं दिया होगा तो डिविडेंड दिया होगा, रिटेन अर्निंग दिया होगा, कॉर्पोरेट टैक्स दिया होगा, इन तीनों को ऐड कर देंगे। या रिटेन अर्निंग ना लिख के कभी-कभी अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट लिखता है। प्रॉफिट रेंट होता है, रॉयल्टी होता है, और क्या होता है बेटा, इंटरेस्ट होता है, और लास्ट में वर्कमैन कंपनसेशन, या इसी को आप मिक्स्ड इनकम, मिक्स्ड इनकम, या लास्ट में कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय होता है, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय। या अगर कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय नहीं दिया है तो हम क्या करेंगे बेटा, तो हम वेज को प्लस सैलरी को ऐड करेंगे। हाँ सैलरी इन काइंड्स में आता है, सैलरी इन काइंड्स, किसी भी फॉर्म में टीए, डीए, पीए। अच्छा ये चीजें हैं। एक बात और कि कभी-कभी आपसे आपके क्वेश्चन में ऑपरेटिंग सरप्लस दिया होता है, कभी-कभी आपके क्वेश्चन में ऑपरेटिंग सरप्लस दिया होता है, तो हमको जानते हो ऑपरेटिंग सरप्लस का मतलब ही होता है कि ये सब चीजें आपस में जोड़ी जा चुकी हैं। इंटरेस्ट भी होता है, अच्छा हाँ चलिए ठीक है, ये चार चीजें आपस में जोड़ी जा चुकी हैं तो ऑपरेटिंग सरप्लस। अगर ऑपरेटिंग सरप्लस दे रखा है क्वेश्चन में, ऑपरेटिंग सरप्लस अगर दे रखा है, सरप्लस, तो हमको सिर्फ दो चीजों को ऐड करना होता है और हमारा एनडीपी एफसी आ जाता है। ऑपरेटिंग सरप्लस का देने का मतलब ये हुआ कि ये चार चीजें आपस में पहले ही जोड़ी जा चुकी हैं ऑलरेडी। तो अगर वो ऑलरेडी जोड़ी जा चुकी है तो हम फिर से इन सब चीजों को जोड़ेंगे तो दोबारा हो जाएगा ना। तो हम ऑपरेटिंग सरप्लस में बेस इनकम को और का कंपनसेशन टू ऑफ एम्प्लॉय को ऐड कर देते हैं और हमारा एनडीएफसी
आ जाता है। जैसे अगर आप लोग खरीद लें क्वेश्चन लगा दिया जाए, क्यों भैया? एक क्वेश्चन है आपके फोन में, मेरे फोन में है, आप कराइए। हाँ निकालो। जैसे एक क्वेश्चन लगा ही देते हैं। वेज दिया है, मजदूरी, वेजेस 10,000, रेंट दिया है 5,000, इंटरेस्ट दिया है, इंटरेस्ट दिया है 400 और डिविडेंड दे रखा है 3,000, मिक्स इनकम भी दे रखा है, मिक्स इनकम कितना दिया 400, एक क्वेश्चन ये दे रखा है, इसको करा दिए। एक अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट दे रखा है, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट कितना दिया है बेटा 200 और सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन दे दिया, सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन, सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन कितना दिया है 400 और कारपोरेट प्रॉफिट टैक्स दिया है, कारपोरेट टैक्स दिया है कितना 400 और लास्ट में नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड दिया है, नेट NFIA दिया कितना 1,000। यस बेटा, अच्छा तो सबसे पहले हमसे पूछा है, क्या पूछा है? डोमेस्टिक इनकम निकालिए, एनडीपीएफसी हमसे पूछा है, ठीक है, एनडीपीएफसी पूछा है, एनडीपीएफसी पूछ रहा है और उसके बाद एनएनपीएफसी भी पूछ रहा है, दोनों बता दें, एनएनपीएफसी भी पूछ रहा है। तो वही चीजें इसमें कहीं भी प्रॉफिट नहीं दिया है, अगर प्रॉफिट नहीं दिया है तो हम 3 चीजें ढूंढते हैं, कौन कौन सी बातें बेटा? प्रॉफिट अगर नहीं दिया है तो हमको चाहिए डिविडेंड चाहिए, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट चाहिए और कारपोरेट टैक्स चाहिए। ये तीनों आपस में जुड़ के ही प्रॉफिट, ये तीनों प्रॉफिट के ही हिस्सा एक्चुअली में होते हैं और इन तीनों को जोड़ के प्रॉफिट होता है या प्रॉफिट को तोड़ के ये तीनों पैदा होते हैं। तो 3,000 प्लस 200, 3,200 प्लस 400 3,600, तो पी आपका 3,600 प्लस आर आपका 5,000, रेंट कितना आएगा 5,000 और इंटरेस्ट कितना है 400, मिक्स इनकम प्लस मिक्स इनकम आपका कितना बेटा 400
प्लस कंपनसेशन टू एम्प्लॉय। ये कंपनसेशन टू सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन जो है, सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन करना, ये भी एम्प्लॉय का ही हिस्सा होता है बेटा, आपको जानना चाहिए। ये 400 प्लस मजदूरी 10,000, तो 400 और प्लस 10,000 कितना होता है बेटा? 10,400। अब जोड़ लीजिए सबको, आपका आ जाएगा कितना? 11,200 यहाँ तक आएगा। 11 और 5 16,200, 16 और 3 19,800, कितना आएगा? 19,800। ये आपका 19,800 आपका एनडीपीएफसी आया। और एनडीपीएफसी अगर आपका आ गया 19,800, तो आपको एनएनपीएफसी तक जाने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। एनडीपीएफसी में हम एनएफआईए को ऐड करें। एनएफआईए को अगर हम ऐड कर देते हैं तो एनएनपीएफसी आ जाता है। एनडीपीएफसी हमारा 19,800 है, उसमें एनएफआईए हमारा 1,000 ऐड कर दीजिए, तो 20,800 आपका नेशनल इनकम आ जाएगा। एनएनपीएफसी को ही हम नेशनल इनकम के नाम से भी जानते हैं। बताओ भैया। हाँ, तीसरा मेथड बताया जाए। तीसरा मेथड देखो, एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर मेथड देखिए। एक्सपेंडिचर मेथड में अगर हम इस्तेमाल करते हैं तो जीडीपी एमपी ही निकल के आता है फाइनली, और इसका फार्मूला होता है सी प्लस जी प्लस आई प्लस एक्स माइनस एम, एक्सपोर्ट माइनस इनपुट। प्राइवेट फाइनेंस कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट फाइनेंस कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन और एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। आपको जो समस्या होगा वो कहां पे होगा? वो इस पॉइंट पे होगा। ये आपको कंफ्यूज करेगा कि ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन होता है, ठीक। कभी कभी आपका नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन होगा, तो आपको डेप्रिसिएशन ऐड करना पड़ेगा। कभी कभी नेट डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन न देके, सॉरी ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन न देके आपको देगा नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन या कुछ और दे दिया, तो उसमें यहाँ पे कंफ्यूजन होती है बच्चों को। इसको आप लोग अच्छे से पढ़ेंगे। और आज यहीं तक, इसके बाद कल वीडियो बनेगा क्योंकि ऑलरेडी मैं थक चुका हूँ।